क्वेश्चन है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है। तो संख्या रेखा ये संख्या रेखा होता है, ठीक है। यहाँ 0 होता है, इस पे 1 2 ऐसे करके चलता है, 1 2 -1 -2, ठीक है। तो संख्या रेखा पर आपका संख्या रेखा क्या दर्शाता है, वास्तविक संख्या को दर्शाता है, ठीक है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है, वास्तविक रेखा को दर्शाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय और पूर्णांक दोनों है, ठीक है। परिमेय और पूर्णांक दोनों है, ठीक है। तो परिमेय क्या होगा, p बाय क्यू के फॉर्म में होगा, ठीक है। और पूर्णांक यानी कि 1 2 -3 4 3 ये सब क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, ठीक है। तो ऐसा ढूंढना है निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, परिमेय भी है और पूर्णांक भी है, ठीक है। तो आपका ये रूट पाई अपरिमेय संख्या है, सॉरी पाई रूट अपरिमेय संख्या है, √2 भी आपका अपरिमेय संख्या है। अब बच रहा है 3 और 1/2। तो 1/2 जो है आपका परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, ठीक है। 1/2 जो है आपका ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। लेकिन 3 जो है आपका वो परिमेय संख्या भी है, ठीक है, और पूर्णांक भी है, ठीक है। 3 को 3/1 लिख सकते हैं, ये परिमेय हो गया और 3 क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या है, 3 जो है परिमेय भी है और पूर्णांक भी है। निम्न में से कौन सा सही है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अंत करने वाला होता है, ठीक है। तो ये सही नहीं है, ठीक है। नहीं भी हो सकता है, एक परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो अंत करने वाला नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि 3/9, ठीक है। तो ये क्या चलते जाएगा, 9 27.3 चलेगा, फिर आएगा 30 3 3 3 ऐसे करके चलते रहेगा। तो ये क्या है, दशमलव प्रसार अंत करने वाला होता है तो नहीं होता है, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और आवृत्ति वाला होता है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है, नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है लेकिन होता नहीं है, ऐसा निश्चित नहीं है कि यही होगा, ठीक है। अशांत भी हो सकता है, आवर्ती भी, अनावर्ती भी हो सकता है, ठीक है। अब तीसरा क्या है कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अंत करने वाला होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो अंत करने वाला नहीं होता है, ठीक है, वो चलते रहेगा, ठीक है, और वो रिपीट भी नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है, तो ये वाला क्या है, सही है, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत होता है और अनावृत्ति होता है, ठीक है। वो क्या करता है, रिपीट नहीं करता है, ठीक है। यानी कि जैसे 22/7, ठीक है, 22/7 को आप करते जाओ, सॉरी ये तो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा संख्या लेंगे जिसका कि दशमलव अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत भी होगा और अनावृत्ति भी होगा, ठीक है। जैसे √2 का वैल्यू निकालना होगा तो ये क्या होगा, अशांत भी होगा और क्या होगा, अनावृत्ति भी होगा, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है, हाँ, जितना भी पूर्ण संख्या है वो सब क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है, नहीं, ठीक है, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। जैसे 2/3 ये क्या है, आपका परिमेय है लेकिन पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया, पहला ही सही है, ठीक है। दूसरा, सभी पूर्णांक अपरिमेय होते हैं, नहीं, सभी पूर्णांक अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक है। कोई भी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती, होती है, ठीक है। जितना भी वास्तविक संख्या है वो सब क्या होता है आपका
वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती है, नहीं होता है, ठीक है। वास्तविक संख्या परिमेय होती है, जैसे दो है, दो क्या है, एक वास्तविक संख्या भी है और क्या है, परिमेय संख्या भी है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। केवल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो सही कौन सा नहीं है, केवल चार एक अंकीय अभाज्य संख्या है, हाँ ये सही है। दो हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया और सात हो गया, ठीक है। तो यही चार ही एक अंकीय अभाज्य संख्या है, ठीक है। बाकी आगे 11 जाएंगे तो वो दो अंक का हो जाएगा, तो चार हो गया एक अंकीय अभाज्य संख्या, तो एक सही है। अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्याएं होती है, हाँ होती है, अनेक। अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्या का कोई लिमिट नहीं है, चलते रहेगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे करके चलते रहेगा, ठीक है। तो यानी कि ये भी सही है। उसके बाद एक अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं, हाँ सही है। जैसे मान लेते हैं कि 17 है, तो 17 का कौन कौन गुणनखंड है, सिर्फ एक है और 17 है, ठीक है। एक और खुद होता है। तो एक अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं, हाँ एक और स्वयं, यानी कि जो संख्या है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, नहीं। दो आपका एक ऐसा अभाज्य संख्या है, ठीक है, दो क्या है, एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो क्या है आपका सम है, ठीक है। दो एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो क्या है, सम है। तो कौन सा सही नहीं है आपका, 4 नंबर सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी। प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य ढूंढना है, ठीक है। तो प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 2i+3 है, ठीक है। ये क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है, तो इसको हम वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देख लेते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक अगर देखें तो -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे करके चलते रहेगा, ऐसे इधर से भी चलते रहेगा, तो ये क्या हुआ, सब पूर्णांक हुआ। लेकिन प्राकृतिक संख्या जो होता है आपका, वो क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे करके प्राकृतिक संख्या चलेगा। तो ये पूर्णांक आपका ये हो गया और ये प्राकृतिक है। तो क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो नहीं है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि 2 है, ठीक है, तो ये वास्तविक संख्या है, इसको लिख सकते हैं 2, ऐसे लिख सकते हैं, 0i+2, ठीक है। ये क्या हो गया, 0i, यानी कि ये इमेजनरी पार्ट 0 हो गया और रियल पार्ट 2 हो गया, ठीक है। तो ये आपका वास्तविक संख्या था और ये क्या हो गया, सम्मिश्र संख्या। तो वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये वाला सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक होती है, नहीं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होती है। जैसे 5/7, ये क्या है, आपका वास्तविक संख्या है, लेकिन ये क्या है, आपका पूर्णांक नहीं है, ठीक है। पूर्णांक जो होता है वो -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है। लेकिन 5/7 क्या है, आपका वास्तविक संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य, ये बात सही है। एक क्या है आपका, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ठीक है। एक क्या है, सार्वत्रिक गुणनखंड है, यूनिवर्सल फैक्टर है। जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ठीक है। जीरो क्या है, ये बात भी सही है। जीरो क्या है, एक
न्यूट्रल इंटीजर है, उदासीन है, ठीक है। जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, ठीक है। यदि p गुने q क्या है, सम है, तो p और q हमेशा सम होंगे। p गुने q जो है आपका वो क्या है, कोई सम संख्या है, ठीक है। p गुने q करने के बाद क्या हो रहा है, सम संख्या आ रहा है, तो क्या p और q हमेशा सम होगा, नहीं। जैसे 3 गुने 6 करें तो ये कितना हो गया, 18। 18 क्या हुआ, सम हुआ, लेकिन p यहाँ क्या है, विषम है, ठीक है। तो ऐसा निश्चित नहीं है कि p गुने q, अगर दो संख्याओं का गुणनफल सम संख्या आ रहा है तो दोनों संख्या हमेशा विषम ही होगा, ठीक है। तो यह बात आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, हाँ ये सही है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है, तो यही वाला हो जाएगा ऑप्शन सी। कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये बात सही है। कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4 ऐसे करके चलते रहेगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये बात सही है। गलत पूछा जा रहा है, ठीक है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, हाँ एक, एक जो है आपका ये क्या है, एक से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हुआ, एक हुआ। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है, नहीं, ठीक है। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक नहीं कहलाती है, ठीक है। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं यानी 0 हो गया, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें माइनस वाला नंबर नहीं आ रहा है, -2, -3, -1 या -4, ये सब नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है, ये क्या है आपका गलत है, और गलत वाला ही आपसे पूछा जा रहा है, यानी सी हो जाएगा। कोई भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी सही है, ठीक है। कोई भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो गलत पूछा जा रहा था, तो शून्य सहित सभी पूर्णांक, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है, ये बात क्या है, गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कि उनमें से कौन सा सही है। प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम है, नहीं। दो एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो क्या है, सम है, ठीक है। तो एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो क्या है, सम संख्या है, ठीक है। उसके बाद किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं, दो अभाज्य संख्या, जैसे एक ले लेते हैं 3 और एक ले लेते हैं 2, ठीक है। तो ये दोनों अभाज्य संख्या है, इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 6, जो कि क्या है, सम संख्या है। तो ये बात क्या है आपका, गलत है। और सब प्रत्येक अभाज्य संख्याएं विषम है, ये भी बात क्या है, गलत है। तो कौन सा सही है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है, यानी ऑप्शन सी। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n है। यदि n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो रूट n क्या हो जाएगा, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा, नहीं, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। अगर n का वैल्यू हम ले लेते हैं 5, ठीक है, तब रूट n क्या हो जाएगा आपका, √5 क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, गलत है, ये नहीं होगा। हमेशा एक परिमेय संख्या होगा, नहीं। n का मान 5 ले लिए तो √5 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, तो ये भी बात गलत है। हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा, नहीं, हमेशा भी एक अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अगर n का वैल्यू हम ले लेते हैं 16, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका √16 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4, यानी कि क्या हो गया, ये परिमेय संख्या, तो ये भी आपका गलत है। या तो एक प्राकृतिक संख्या या एक अपरिमेय संख्या, हाँ दोनों हो सकता है, ठीक है। या तो एक क्या होगा, प्राकृतिक संख्या जो कि यहाँ आ रहा है, या तो एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या जो कि यहाँ आ रहा है, तो दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन
दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सदैव डैश होती है। तो दो क्रमागत संख्या जैसे 5, 6, ठीक है, 7, 8, ठीक है, 10, 11, ये सब क्या है? दो क्रमागत संख्या है। तो दो क्या अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। विषम संख्या होगा? एक सम है एक विषम है तो दोनों विषम नहीं होगा। तो सम संख्या है? नहीं, एक सम एक विषम है तो दोनों क्या हो जाएगा? सह अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, और सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 और 6 में कुछ कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, 7 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। दो पूर्णांक p और q जो कि सापेक्षता अभाज्य है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, p और q दो संख्या है। ठीक है, p और q दो संख्या है। ठीक है, जो क्या है? दोनों सापेक्षता अभाज्य है। ठीक है, तो सापेक्षता अभाज्य मतलब इस दोनों में क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो p और q दोनों अभाज्य संख्याएं हो सकती है पूछ रहा है। तो दोनों अभाज्य संख्याएं हो सकती है, जैसे एक ले लिए 3 और एक ले लिए 11। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है? अभाज्य संख्या 3 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों और दोनों क्या है? अभाज्य संख्याएं भी है। ठीक है, तो पहला क्या है? सही है। p और q दोनों भाज्य संख्याएं हो सकती है। हाँ, दोनों भाज्य संख्याएं हो सकती है। जैसे एक क्या हो गया? 8 ले लिए और एक ले लिए 15। ठीक है, तो दोनों क्या है? भाज्य संख्या है। लेकिन 8 और 15 में कुछ कॉमन है? नहीं है। ये 2 चौके 8 होता है, इसमें 3 पचे 15 होता है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और दोनों क्या है? भाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद P और Q में से एक अभाज्य और दूसरा भाज्य हो सकता है। तो देख लेते हैं, एक क्या बोल रहा है? अभाज्य। एक ले लेते हैं जैसे 3, और दूसरा भाज्य के जगह पे ले लेते हैं जैसे 8। ठीक है, तो एक अभाज्य हो गया, एक भाज्य हो गया, और दोनों में कुछ कॉमन है? 3 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? सह अभाज्य संख्या है। तो ये भी बात क्या हो गया आपका? सही हो गया। ये भी बात सही था, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों कथन क्या है? सही है। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है उसको ढूंढना है। दो से अधिक दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 से विभाज्य होता है। दो से अधिक, दो से अधिक यानी अगर दो अभाज्य संख्या ले लेते हैं, एक 13 ले लेते हैं, ठीक है, और एक ले लेते हैं 7। ठीक है, इस दोनों का अंतर जो होगा वो क्या होगा? 4। और 4 क्या है आपका? 2 से विभाज्य है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया? सही हो गया। ये सही है। ठीक है, दूसरा क्या बोला जा रहा है? दो भिन्न पूर्णांक m n और एक अभाज्य संख्या p के लिए p गुणनफल m इंटू n को विभाजित करता है, तब p या तो m को या n को विभाजित करता है। m गुने n जो है वो एक अभाज्य संख्या p क्या करता है? इसको विभाजित करता है। तो ये p जो है m को भी विभाजित करेगा, या n को भी विभाजित करेगा, या दोनों को विभाजित करेगा। ठीक है, अगर हम ले लेते हैं 10 गुने 15। ठीक है, तो 10 गुने 15 और एक अभाज्य संख्या 3, तो ये 3 क्या करेगा? इसको विभाजित करेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर एक ले लेते हैं 21 गुने 15। ठीक है, 21 गुने 15 ले लिए और इसका एक अभाज्य संख्या p ले लिए 7, तो 7 से क्या हो रहा है? 15 विभाज्य हो रहा है। ठीक है, और अगर ले लेते हैं 18 गुने 15। ठीक है, और एक अभाज्य संख्या 3, तो इस बार दोनों को विभाज्य कर रहा है। ठीक है, तो ये संभव है कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल एक अभाज्य संख्या से विभाज्य है तो वो संख्या दोनों को भी विभाज्य करेगी या दोनों में से किसी एक को विभाज्य करेगी। ठीक है, ये वाला भी कथन क्या है आपका? सही है।
यदि एक संख्या 6n-1 के रूप में है तब वह तब वह एक अभाज्य संख्या है नहीं। ठीक है, अगर 6n-1 के रूप में है तो क्या वो अभाज्य संख्या होगा। जैसे 6 × 6 - 1। ठीक है, तो n की जगह पे 6 आ गया, 36 में से एक गया यानी कि 35। 35 क्या है आपका अभाज्य संख्या है नहीं है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कथन आपका गलत हो जाएगा और गलत वाला ही पूछा जा रहा था, यानी कि ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तीन अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही ऐसा समुच्चय है जिसमें दो निकटवर्ती अभाज्य संख्याओं में दो का अंतर है। ठीक है, तो ये बात सही है। ठीक है, तीन अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही ऐसा समुच्चय है जिसमें दो निकटवर्ती अभाज्य संख्याओं में दो का अंतर है। कौन कौन सा, 3, 5 और 7। ठीक है, तो तीन ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जिसके बीच कितने का अंतर है, दो दो का अंतर है। 3 2 5 हो गया, 5 2 7 हो गया। ठीक है, तो दो दो का अंतर है। क्लियर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो लगातार पूर्णांकों में से एक सम है। दो लगातार पूर्णांक लेते हैं जैसे 13 14। ठीक है, तो इसमें से एक क्या होगा, सम होगा। ठीक है, 14 क्या हो गया, सम हो गया। तो ये बात क्या हो रहा है, सही हो रहा है। विषम पूर्णांक का वर्ग 8n+1 के रूप का है। विषम पूर्णांक का वर्ग जैसे ले लेते हैं 9 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 81। इसको लिख सकते हैं 8 × 10 + 1। ठीक है, 81 को 8 × 10 + 1 लिख सकते हैं। जैसे ले लेते हैं 7 का स्क्वायर यानी 49। 49 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 6 + 1, यानी कि ये बात भी क्या है, सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बोथ, एक और दो सही है। तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग है। तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, पहले तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है वो क्या है, 100 है। ठीक है, और तीन अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितना है, 999। ठीक है, यही है। अब 100 से छोटा तो नहीं जाएंगे, इससे थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। 101, 101 क्या है आपका, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 हो गया। 999 से छोटा देखेंगे क्योंकि आगे जाएंगे तो 4 अंक हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 999, 996, 900 सॉरी 98 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, 997 जो है आपका अभाज्य संख्या है। ठीक है, इस दोनों का योग पूछा जा रहा है, तो इस दोनों को योग करेंगे तो 7 1 8 होगा। ठीक है, तो 8 एक ही में है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो निम्नलिखित में से क्या ए और बी का योग नहीं हो सकता है। ए और बी, ए और बी जो है आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, ए और बी क्या है आपका, अभाज्य संख्या है। ए और बी क्या है आपका, अभाज्य संख्या है। और इसमें से क्या बोल रहा है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या जो स्टार्ट होता है वो 2 3 5 7 और फिर 7 के बाद 11 13 ऐसे चलते रहता है अभाज्य संख्या। तो 6 जो है आपका हो सकता है या नहीं हो सकता है, 3 2 5 5 3 8 नहीं होगा। ठीक है, 10 हो सकता है, दो अभाज्य संख्याओं का योग a+b यानी 7 जोड़ 3 हो सकता है। ठीक है, 28 भी हो सकता है आपका, 17 जोड़ 11 या 23 जोड़ 5। ठीक है, उसके बाद 14 14 हो सकता है, 11 5 14, 11 + 5 14। ठीक है, तो ये आपका हो सकता है, लेकिन 6 आपका नहीं हो सकता और योग नहीं हो सकता, ये पूछा गया, तो ऑप्शन ए हो गया। निम्न में से कौन सी जोड़ी जुड़वा अभाज्य
संख्याओं की एक जोड़ी नहीं है। जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या दो संख्या होती है, ठीक है, दो संख्या होती है ए और बी, और इस दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो कितने का होता है? दो का होता है, ठीक है। इस दोनों के बीच का अंतर कितना होता है? दो होता है, और दोनों क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए। ए भी अभाज्य संख्या होना चाहिए और बी भी अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो 71 और 73 में दो का अंतर है, पहला रूल को फॉलो कर रहा है। 71 भी आपका क्या है? अभाज्य संख्या है, 73 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यानी कि ये सही है। 191 और 193 के बीच में कितने का अंतर है? दो का अंतर है। उसके बाद 191 भी अभाज्य संख्या है, 193 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये भी आपका जुड़वा अभाज्य संख्या है। 131 और 133 में दो का अंतर है, ठीक है। 131 अभाज्य संख्या है, लेकिन 133 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 19 गुना 7 होता है, 19 सत्ते 133 होता है, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो 133 क्या हो गया? अभाज्य संख्या नहीं है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? एक जोड़ी नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सी नंबर। क्लियर है? और 11 और 13 में भी दो का अंतर है, 11 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है। निम्न में से निम्न में से संख्याओं का कौन सा युग्म एक दूसरे से अपेक्षाकृत अभाज्य है? अपेक्षाकृत अभाज्य का मतलब कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 103 और 113 में निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म एक दूसरे के अपेक्षाकृत अभाज्य है? ठीक है, अभाज्य है पूछा जा रहा है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 103 और 113 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही वाला हो जाएगा आंसर। इसमें देख लो 17, 17 कॉमन है, 17 तिया 51, 17 सात 17 गुने 7 119 होता है। इसमें भी आपका कितना कॉमन है? 9 तिया 27। उसके बाद ये 3 नमा 27, 3 कॉमन है, और 17 तिया 51, ठीक है। इसमें भी आपका क्या कॉमन है? 7 कॉमन है, 14 सत्ते 98, और फिर 7 अठे 56, एक 81 गुना 7 करेंगे तो 567 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपका दोनों संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर हो गया ए। 333 और 346 के बीच आने वाले सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? किसके किसके बीच में बोला जा रहा है? 333 और 334 के बीच, ठीक है। तो 333, 334 तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, 335 भी नहीं होगा, 336 भी नहीं होगा, 337, ठीक है, 337 हो सकता है, 338 भी नहीं होगा, दो से कट रहा है, 339, 339 भी नहीं होगा। 339 को हम क्या लिख सकते हैं? 113 गुना 3, ठीक है। तो 339 हो जाएगा। 340 भी नहीं होगा अभाज्य संख्या। 341, 341 अभाज्य संख्या है नहीं। ये भी आपका 11 से विभाज्य है। 11 से अगर इसको घटाते हैं तो 11 तिया 33, 11 11 गुना 31, 342 भी नहीं होगा। 343, 343 अगर देखते हैं तो 343 भी आपका कट रहा है। 7 से देखो तो ये कट रहा है, 7 चौक 28, 7 नमा 63, 49 सत्ते 343, 344 भी नहीं होगा, 345 भी नहीं होगा, 345 तक ही देखना है, 346 के बीच बोला जा रहा है, तो 337 एक ही अभाज्य संख्या, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन है? देखते हैं गुना करके। √3 गुना √27 है, तो ये क्या हो जाएगा? √3 गुने √27 है, तो रूट अंडर 27 दिया 81, जो क्या आ गया? 9 आ गया। 4√4 है, इसको सॉल्व करेंगे, 4 आ जाएगा, √4 का 2 यानी कि 8, ये परिमेय संख्या हो गया। 169 है, 196 है, तो 169 रूट अंडर 169 है, तो ये कितना हो जाएगा? 13 माइनस रूट अंडर 196 है, तो -14, यानी कि -1 हो गया। ये भी परिमेय संख्या। √9 है, √7 है, तो √9 का कितना हो जाएगा? 3 जोड़ √7 है, तो √7 ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? अपरिमेय संख्या
हो गया, ठीक है। 9 भी परिमेय संख्या है, 0 4 दूनी 8 आ रहा था, ठीक है, 8 आ रहा था, ये भी आपका परिमेय संख्या है, -1 भी परिमेय संख्या है, लेकिन 3 प्लस रूट 3 जो है ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 3 क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है, और प्लस रूट 3 क्या है आपका, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो योग होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो योग होता है वो भी अपरिमेय संख्या होता है, या फिर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है वो भी अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है ये आपको पता लगाना है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस b का स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 2 गुने रूट 5 रूट 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रूट 10, ठीक है, 5 गुने रूट 5 गुने रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट 10, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 5 2 7 प्लस 2 रूट 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, अपरिमेय संख्या हो गया, क्योंकि ये क्या है, 7 परिमेय संख्या, 2 रूट 10 अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो योग होता है वो आपका अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। यहाँ भी 2 प्लस रूट 5 है तो ये भी अपरिमेय संख्या है, 2 माइनस रूट 5 है ये भी अपरिमेय संख्या है। इसको चेक कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1/√8 का स्क्वायर करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा 2 इंटू ए रूट 2 गुने 1/√8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये रूट 2 है, इसको कटाएंगे तो रूट 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से समझ में नहीं आया तो फिर से हम कर दे रहे हैं, ये 8 है, ठीक है, तो रूट 8 को लिख सकते हैं रूट 4 गुने रूट 2, ठीक है। तो ये रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट 4 बच जाएगा, रूट 4 का कितना होता है 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, 2 जोड़ 1/8 यानी 8 दूनी 16 1 17/8, और ये क्या है आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या है आपका परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन डी हो गया। यदि अभी यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है और सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है, ठीक है, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा, ठीक है। सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, x है, यानी कि सभी अभाज्य संख्या में क्या आ जाएगा, 2 जोड़, ठीक है, 3, सॉरी प्लस देना है, 5 जोड़ 7 जोड़ 11 जोड़, ऐसे करके चलते रहेगा। ये सभी अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। और स, सभी विषम अभाज्य संख्या, सभी विषम अभाज्य संख्या में 2 नहीं आएगा, ठीक है, सभी विषम अभाज्य संख्या में 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो सभी विषम अभाज्य संख्या में क्या आ जाएगा, 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 11, ऐसे करके चलते रहेगा। ये आपका x है, सभी संख्याओं का योग x है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं का, और सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है, और सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, y है, और x माइनस वाई चाहिए, तो x माइनस वाई चाहिए। अब इसमें से माइनस करेंगे, ये माइनस यहाँ हो जाएगा तो +3 -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, +5 ये माइनस से गुना होगा तो -5 7 11 सब कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच रहा है, सिर्फ 2 बच रहा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2।
110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है। इस गुणनफल का इकाई अंक क्या है? सभी विषम अभाज्य संख्या बोल रहा है, ठीक है। तो विषम अभाज्य संख्या अगर बोलेगा तो दो नहीं लेना है, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे करके चलते रहना है, ठीक है। तो इनका गुना किया जाता है तो इनके गुणनफल का क्या बोल रहा है? इकाई अंक। तो इकाई अंक यहाँ देखो ध्यान से, ये 5 आ गया, ठीक है। तो 5 को अगर हम, ये सब क्या है? विषम संख्या, ठीक है। 5 को अगर हम विषम संख्या से गुना करते हैं, ठीक है, 5 को हम विषम संख्या से गुना करते हैं तो आपका यूनिट डिजिट इकाई का अंक जो आएगा वो क्या आएगा? हमेशा 5 आएगा। 5 तिया 15, 5 सते 35, 5 एका 5। तो इकाई का अंक कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। लेकिन इसी 5 को हम सम संख्या से गुना करते हैं, ठीक है। इसी 5 को हम सम संख्या से गुना करते हैं तो इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे 5 गुने 2 10 हुआ तो 10 का इकाई अंक 0। 5 चौके 20, 20 का इकाई अंक 0, ठीक है। तो इसमें सब क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या में जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा? आपका 5 आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी। एकल अंक वाली अभाज्य संख्याओं का उपयोग करके बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्याओं का योग क्या है? एकल अंकीय वाली अभाज्य संख्या, ठीक है। एकल अंकीय वाली अभाज्य संख्या कौन कौन है? 2, 3, 5 और 7, ठीक है। एक अंकों वाली अभाज्य संख्या कौन कौन है? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। इसका उपयोग करके सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या जो बनेगा क्या बनेगा? 7, 5, 3, 2 यानी 7532। और सबसे छोटी संख्या जो बनेगा 2357। और इसको क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है। इसी का योग ज्ञात करना है ना। तो 7 2 9 होगा, तो 9 एक ही में यहाँ है डी नंबर में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 53 से 57 तक कितनी भाज्य संख्याएं है? ठीक है। 53 से 57 तक कितनी भाज्य संख्याएं है? तो अगर हम 53 से लेके 57 तक अभाज्य संख्या निकाल के 53 से 97 तक के संख्या में घटा दें तो क्या बच जाएगा? भाज्य संख्या। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 53 से 97 के बीच कितना संख्या है, ठीक है। 53 से 97 के बीच कितना संख्या है, तो निकालने के लिए क्या करते हैं? अगर हमको 4 से 6 के बीच में कितना संख्या है तो कितना हो जाएगा? 4, 5 और 6, ये दोनों संख्या है, ठीक है, 5 और 6। लेकिन इसको निकालना है कि कितना संख्या है, तो 6 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। 50 से, लेकिन तक बोला जा रहा है, 97 तक बोला जा रहा है, तक बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए 4 से 6 तक में कितना संख्या है? एक सेकेंड यार, थोड़ा सा मिस्टेक, ठीक है। 97 से 53 से 97 तक बोला जा रहा है, यानी कि 4 से अगर हम 9 तक लेते हैं, ठीक है, 4 से अगर 9 तक लेते हैं तो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये सब संख्या है, ठीक है, ठीक है। 4 के से 9 के बीच में कितना है? 1, 2, 3, 4 संख्या है। तो ये कैसे निकलेगा? 9 माइनस 4 करेंगे, ठीक है। 9, तो ये कितना आ रहा है संख्या? 9 आ रहा है, ठीक है। 5 आ रहा है, सॉरी। तो इसके बीच में कितना संख्या है? 4 ही संख्या है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? -1 कर देते हैं तो फिर 4 आ जाता है। लेकिन ये इसके बीच का संख्या हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? 97 तक, ठीक है। तो 4 से 9 तक में कितना संख्या है? तो यहाँ से 5, 6, 7, 8, 9 यानी 5 संख्या है, यही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो अब 53 से 97 तक कितना संख्या है, ठीक है। तो एक सेकेंड, 53 से
97 तक कितना संख्या है, तो तक अगर लगा रहा है तो 97 माइनस 53 करेंगे और प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे, ठीक है, क्योंकि तक लगा हुआ है, ठीक है, तक कितनी संख्या है, तो 53 से 97 तक में कितने संख्या है, 97 माइनस 53 प्लस 1 करेंगे, ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो 7 में से 3 गया, 4 बचेगा, 4 1 5 हो गया, ठीक है, 9 में से 5 गया 4, यानी इसके इसके बीच में कितना संख्या है, 45 संख्या टोटल है, ठीक है। अब आते हैं हम 50 से लेकर 100 के बीच में, ठीक है, 50 से 100 के बीच में, 100 के बीच में आपका अभाज्य संख्या, ठीक है, 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितना है, 50 से 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है, 10 अभाज्य संख्या है, कौन कौन सा है वो देखते हैं, 50 नहीं है, 51 भी नहीं है, 52 भी नहीं है, 53 हो गया, ठीक है, फिर हो जाएगा 59, फिर हो जाएगा 61, ठीक है, फिर हो जाएगा 67, ठीक है, ऐसे करके चलते जाएगा और अंतिम क्या होगा 97 होगा, ठीक है। तो अब देखो अगर हम 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या देखें तो 10 अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 53 से 97 तक, देखो तो यहाँ 53 से 97 तक, तो 53 से 97 के बीच में टोटल संख्या कितना है 45, आपको चाहिए क्या, भाज्य संख्या चाहिए, ठीक है, तो इसके बीच में अगर टोटल 45 संख्या है, ठीक है, टोटल कितना संख्या है 45 संख्या है, आपको चाहिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कितना है 10, तो 10 को अगर माइनस कर देंगे 45 में से 10 को माइनस कर देंगे तो कितना संख्या बच गया मेरे पास 35 संख्या, जो क्या होगा आपका भाज्य होगा, यानी कि ऑप्शन ए। यदि एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31 और एन स्क्वायर माइनस 29 अभाज्य संख्या है तो एन के संभावित मानों की संख्या क्या है, जहां एन क्या है एक पूर्णांक है, तीनों क्या है अभाज्य संख्या है, ठीक है, एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31 और एन स्क्वायर माइनस 29, ये तीनों क्या है एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसमें देखो तो कितने का अंतर है, इसमें से 2 का अंतर है, ये कितना हो रहा है +2 हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है +2 हो रहा है, तो यानी कि इसमें कितने का अंतर है 2 2 का अंतर है, और 3 लगातार जो संख्या है अभाज्य संख्या जिसमें 2 2 का अंतर है वो कितना है 3 5 और 7, यही 3 ऐसा जोड़ा है जिसका जिसके बीच का अंतर 2 2 है और तीनों क्या है अभाज्य संख्या, ठीक है, तो यानी कि आपका पहला वाला का वैल्यू कितना है 3 है, दूसरे वाले का 5 और तीसरे वाले का 7, ठीक है, तो तीनों में से किसी एक को सॉल्व कर लो, तो पहला ही कर लेते हैं एन स्क्वायर माइनस 33 बराबर क्या है आपका 3 है, तो एन स्क्वायर 33 इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो 33 3 36, तो एन बराबर क्या हो गया √36 होगा, यानी +6 और -6, तो एन का कितना मान संभव है 2 मान संभव है, 1 और 2, +6 -6, तो एन के कितने संभावित मान है 2, ठीक है। तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है तब इन संख्याओं में से एक संख्या है, तीन संख्या मान लेते हैं कि एक ए है, बी है और सी है, तीनों अभाज्य संख्या है, इस तीनों का योग कितना है 100 है, ठीक है। अब उसमें से क्या बोला जा रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला बात ये ध्यान देना है कि 100 जो है ये आपका क्या है सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है, ठीक है, सम संख्या यानी इवन नंबर है, ठीक है, सम संख्या यानी इवन नंबर है, सम को इवन बोला जाता है, ठीक है, सम इवन, ठीक है, और विषम को ऑड, ठीक है, ऑड बोला जाता है, ठीक है, तो सम संख्या 100 आपका क्या है सम संख्या है, और विषम संख्या जो होता है वो एक एक सम संख्या होता है 2, बाकी सभी क्या होता है
आपका 2 क्या है, एक ही विषम अभाज्य संख्या है, बाकी सभी क्या है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब आगे जो चलते रहेगा, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब क्या है आपका विषम संख्या है, ठीक है। तो 3 विषम संख्याओं का योग आपका सम नहीं आ सकता, ठीक है। जैसे 3 जोड़ 5 जोड़ 7 करें, ठीक है, तो ये कभी भी सम नहीं आएगा। 7 3 10 5 15 विषम आ रहा है, लेकिन आपका ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे सम है, ठीक है। तो सम लाने के लिए, तो अगर दो विषम को जोड़ते हैं तो ये सम आ रहा है, यानी कि 7 5 12 जो है आपका क्या है, सम है। तो सम और सम को जोड़ेंगे, यानी कि एक आपका क्या होगा, सम होगा, ठीक है। एक क्या होगा आपका सम संख्या, यानी इवन नंबर होगा। तो इवन अभाज्य संख्या क्या है, सम अभाज्य संख्या एक ही कितना है, 2, ठीक है। यानी ए इस तीनों में से कोई एक क्या होगा, 2 होगा, तो हम एक को ही मान लिए 2। बाकी अब सब तो विषम ही बचा, ठीक है। 3 संख्या होगा तो एक ही अभाज्य संख्या सम 2 है, बाकी सब जो होगा वो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, यानी ऑड हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है। अब बी प्लस सी जो है, बी प्लस सी ये कितना हो जाएगा, 2 उधर जाएगा, ए का मान 2 रख दिए, तो बी प्लस सी जो हो जाएगा 100 माइनस 2 यानी 98 हो जाएगा, ठीक है। और बी माइनस, यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है, ठीक है, तो b माइनस सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। एक संख्या दूसरी संख्या, मान लिया कि b जो है अधिक है c से 36, यानी कि इस दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, b प्लस सी 98 है, b माइनस सी 36 है, तो अगर हमको b निकालना है, ठीक है, तो b निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, क्योंकि बड़ा वाला हुआ तो जोड़ के आधा करेंगे। b क्या है, बड़ा संख्या है, तो 98 और 36 को जोड़ेंगे तो 8 6 14 का 4, बाकी रहा 2, सॉरी 1, और 9 3 12 1 13 बटे क्या हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 6 67 हो जाएगा। और c क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो 98 में से 36 जाएगा, 2 62 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, आधा कर देंगे, यानी कि 31। तो एक संख्या 67 हो गया, एक संख्या 31 हो गया, और एक संख्या 2 हो गया, जो कि तीनों में से कोई नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। एक्स वाई तथा जेड अभाज्य संख्याएं है, ठीक है। एक्स वाई जेड क्या है, अभाज्य संख्या है। एक्स का अधिकतम मान ज्ञात करना है। अब यहाँ भी देखो सेम है, ये 38 जो है आपका क्या है, सम संख्या है, 38 क्या है, सम संख्या। और अभाज्य संख्या जो होता है, दो के अलावा सभी क्या है, विषम है। तो तीन विषम संख्या को जोड़ के सम कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें से कोई एक सम होगा, बाकी दो विषम होगा। तो दो विषम को जोड़ के सम आएगा, और एक सम जो होगा, सम को सम के जोड़ने के बाद सम आएगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें x का अधिकतम मान पूछ रहा है, तो x को ना मान के इस बार y को मान लेते हैं 2, ठीक है। यही एक क्या है आपका सम संख्या, ठीक है। बाकी ये दोनों क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो अगर x प्लस जेड कितना हो जाएगा, एक्स प्लस जेड, ये 2 है, उधर माइनस जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36। एक्स का अधिकतम मान पूछा जा रहा है, तो एक्स का अधिकतम क्या मान रखे हैं, अभाज्य संख्या, जो कि एक्स भी अभाज्य हो, जेड भी अभाज्य हो। तो अगर हम 31 रख देते हैं, ठीक है, ऑप्शन से ही देख के रखें, 31 रख देते हैं प्लस 5, 31 5 36 हो गया, और एक्स का मैक्सिमम मान भी आ गया, तो एक्स का मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा, सी 31। ए बी दो अंकीय अभाज्य संख्या है। ए बी दो अंकीय अभाज्य संख्या है, जहां ए और बी क्या है, बराबर नहीं है। यदि ए बी को उलट दिया जाए तो प्राप्त संख्या बी ए भी एक अभाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करें। ए और बी क्या है आपका, अभाज्य संख्या है, ठीक है। और इसको पलट दें, ठीक है, इसको पलट दें, यानी बी और ए बी क्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन ए जो है आपका बराबर नहीं है बी का, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो ऐसा कितना संख्या हो सकता है, 11 होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए बी क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या। तो सभी दो अंकों की अभाज्य संख्या देखना होगा चेक करके। तो पहला हम दो अंकों की 11, 11 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर नहीं है। दूसरा क्या हो जाएगा, 13,
13 को उल्टा करेंगे तो 31 हो जाएगा, ये भी सही है। 13 उसके बाद क्या हो जाएगा 17, 17 को उल्टा करेंगे 71 भी क्या है आपका अभाज्य संख्या है। फिर 17 के बाद 19 नहीं होगा, 19 को उल्टा करेंगे तो 91, 91 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। 23 भी नहीं होगा, 32 हो जाएगा। फिर आगे अगर देखते हैं 29 भी नहीं होगा, 92 हो जाएगा। 37, 37 हो सकता है, 37 को उल्टा करेंगे तो 73, ये दोनों भी अभाज्य संख्या है। फिर हो जाएगा 79, ठीक है, 79 को उल्टा करेंगे तो 97, ये सब क्या है अभाज्य संख्या है, इसके आगे नहीं होगा। तो इसको क्या करना है आपको जोड़ना है सबको। तो जोड़ेंगे तो एक यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट को ही जोड़ लेते हैं इकाई का अंक। एक एक दो तीन पाँच, पाँच सात 12, 12 का 2 आ जाएगा, 2 9 2 11 का 1, 1 7 8, 7 15 का 5, 5 3 8, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ऑप्शन डी। 7 से बड़ी अभाज्य संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर क्या शेषफल प्राप्त होता है। 7 से बड़ी अभाज्य संख्या 11 ले लेते हैं, 11 को 6 से विभाजित करेंगे तो कितना बचेगा शेषफल, 6 का 6 5 बचेगा, ठीक है। अगर हम 13 ले लेते हैं, ठीक है, तो 13 को अगर हम 6 से भाग करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा शेषफल 6 दूनी 12, 1 आएगा, ठीक है। तो यानी कि और 13 17 ले लेते हैं, ठीक है, तो 17 को अगर 6 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा शेषफल, 6 दूनी 12, 5 आ जाएगा शेषफल। अगर 19 ले लेते हैं, ठीक है, तो 19 को 6 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 6 तिया 18, यानी कि 1 आ जाएगा। तो 5 और 1 आ रहा है, ऑप्शन ए। मान लीजिए n एक 3 अंकों वाली धनात्मक पूर्णांक है, जैसे कि n का इकाई अंक अभाज्य है और n के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है, ठीक है। तो n के संभावित मानों की संख्या है। n क्या है, 3 अंकों की संख्या है, ठीक है। n क्या है आपका 3 अंकों की संख्या है, 1 2 और 3 अंकों की संख्या है। और ये क्या है धनात्मक n, मान लीजिए 3 अंकों वाला धनात्मक पूर्णांक है, जैसे कि n का इकाई अंक अभाज्य है और n के सभी अंकों का गुणनफल भी क्या है अभाज्य है, ठीक है। तो n के इकाई अंक यानी इकाई अंक क्या है अभाज्य है, यानी अभाज्य की जगह पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 नहीं होगा क्योंकि इकाई का अंक एक ही अंक होगा, इस तीनों में से कोई एक हो सकता है। और n के सभी अंकों का जो गुणनफल होगा वो भी क्या होगा अभाज्य होगा, ठीक है। n के सभी अंकों का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा अभाज्य होगा। तो अगर हम इसमें 1 रख देते हैं, 1 रख देते हैं तो ये भी क्या हो गया दो अभाज्य संख्या हो गया, और 2 गुना 1 ये भी क्या हो गया अभाज्य संख्या। इसका गुणनफल क्या आ रहा है, अंकों का गुणनफल 2 आ रहा है, तो यानी कि ये भी अभाज्य संख्या हो गया। यहाँ भी 1 1 रखते हैं तो ये भी आपका अभाज्य संख्या हो गया, 1 1 रखते हैं तो ये भी अभाज्य संख्या हो गया, 1 1 रखते हैं तो अंकों का गुणनफल ये भी क्या हो गया आपका अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसके अलावा अगर कुछ भी रख देते हैं, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 जो कि अभाज्य संख्या नहीं होगा, 3 दूनी 6 जो कि अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो आपका कितना n का संभावित मान आ गया 4 संभावित मान आ गया, ठीक है, कितना आ गया 4, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। यदि 11x प्लस 5y एक अभाज्य संख्या है, एक्स वाई प्राकृतिक संख्या है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या है। x प्लस वाई का न्यूनतम मान चाहिए, ठीक है। तो 11x प्लस 5y है, ठीक है, और ये क्या है आपका अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो x और y का न्यूनतम मान अगर चाहिए, x प्लस वाई का न्यूनतम मान चाहिए, तो x का भी न्यूनतम रखेंगे, y का भी न्यूनतम रखेंगे, तो x प्लस वाई का न्यूनतम आएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या रखते हैं, अगर यहाँ पे हम 1 रख देते हैं, यहाँ पे भी
2 रख देते हैं तो 11 है क्या 11, 5 दूनी 10, 10 और 11 नहीं होगा अभाज्य संख्या। 2 रख देते हैं तो 11 दूनी 22, 5 27 नहीं होगा, यहाँ 3 रख देते हैं तो 11 दूनी 22 और 15 37 आपका अभाज्य संख्या है। ठीक है, 11 दूनी ये क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, और 5 तिया 15, ये कितना हो गया 37, और 37 क्या है आपका अभाज्य संख्या है। तो x का वैल्यू 2 हो गया, y का वैल्यू 3 हो गया। ठीक है, तो 2 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मान लीजिए x और y प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्रत्येक 20 से कम है, ऐसी कि x, y, x प्लस वाई और x माइनस वाई अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो x, 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 y, x प्लस वाई, x माइनस वाई के कितने ऐसे संयोजन संभव है। ठीक है, x भी आपका अभाज्य संख्या है, y भी अभाज्य संख्या होना चाहिए, और x प्लस वाई भी अभाज्य संख्या होना चाहिए, x माइनस भी आपका अभाज्य संख्या होना चाहिए, और x और y जो है प्रत्येक क्या है 20 से कम है। और यहाँ क्या बोला जा रहा है x भी अभाज्य है, y भी अभाज्य है, यानी कि 20 से कम x y का मान होगा। ठीक है, तो 20 से कम कौन कौन सा अभाज्य है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ठीक है, 20 से कम ये सब अभाज्य संख्या है। अब क्या बोला जा रहा है इसमें से x क्या है आपका वैसा मान रखना है जो कि x भी अभाज्य हो, y भी अभाज्य हो, और x प्लस वाई भी अभाज्य हो, और x माइनस वाई भी अभाज्य हो। ठीक है, तो अगर हम 2 3 रखते हैं तो 2 3 अभाज्य है, लेकिन 2 प्लस 3 जो होगा वो 5 आ जाएगा जो कि अभाज्य नहीं है। ठीक है, या फिर 2 माइनस 3 करते हैं तो वो भी अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखने वाला बात है कि एक जब भी होगा वो 2 होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 नहीं रखते हैं, ठीक है, बाकी अगर रखते हैं तो सब विषम है, तो 2 विषम संख्याओं का योग जो होगा वो सम होगा, और वो सम जो है कभी अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई भी अभाज्य होना चाहिए। तो 2 को अलावा अगर कुछ रखते हैं, 2 के अलावा अगर कुछ रखते हैं, ठीक है, 2 को छोड़कर अगर इसमें से किसी 2 को रखते हैं, ठीक है, इसको छोड़ के अगर किसी को रखते हैं 3 और 5 8 हो जाएगा, 3 और 7 10 हो जाएगा, जो कि अभाज्य संख्या नहीं बनेगा। ठीक है, तो 2 को हमेशा रखना होगा। तो अगर हम 2 रख के सबको चेक करते हैं तो 2 3 5 होगा। ठीक है, जो कि अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 और 3 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। 2 को 5 के साथ देखते हैं तो 5 2 7 है, लेकिन हाँ 5 2 5 है, तो 5 2 7 आपका अभाज्य संख्या है। 5 में से 2 गया, 3 भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 2 को 7 के साथ देखते हैं तो 7 2 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 11 2 13 अभाज्य संख्या है, लेकिन 11 माइनस 2 करेंगे तो 9 आएगा, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। 11 2 13 13 सॉरी 13 2 15 अभाज्य संख्या नहीं है। 17 2 19 अभाज्य संख्या है, लेकिन 17 माइनस 2 करेंगे तो 15 आएगा, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। 19 2 21 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन आपका एक ही हो जाएगा। तो एक ही संयोजन संभव है। ठीक है, ऑप्शन ए। प्रथम 100 धन पूर्णांकों पर विचार कीजिए, उनमें से कितनी 2 3 5 7 और 9 में से किसी भी एक से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो प्रथम 100 धन पूर्णांक क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके कहाँ तक 100 तक। ये इसके बीच में ये आपको ढूंढना है उनमें से कितनी ऐसी संख्या है जो कि 2 3 5 7 और 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो 2 3 5 7 और 9 से विभाज्य नहीं होगा, तो यानी कि 1 से लेकर 100 के बीच में जितना भी अभाज्य संख्या होगा वही सब क्या होगा 2 3 5 7 9 से विभाज्य नहीं होगा। क्योंकि 8 लेते हैं तो 8 भी 2 से विभाज्य है, 10 लेते हैं तो 2 से विभाज्य है, 12 लेते हैं तो 2 से विभाज्य है, 13 आएगा जो कि
अभाज्य संख्या है, इन सबसे विभाज्य नहीं है। 14 आता है 2 से विभाज्य, 15 आता है 3 से विभाज्य, 16 आता है 2 से विभाज्य। तो यानी कि 1 से लेके 100 के बीच में जितना भी संख्या होगा वो सब क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, 1 से लेके 100 के बीच में जितना भी अभाज्य संख्या होगा वो सब क्या होगा आपका 2, 3, 5, 7, 9 से विभाज्य नहीं होगा। लेकिन उसमें भी एक बात सोचना है, जैसे 1 से लेके 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या होता है, 25 होता है। ठीक है, 25 होता है। 1 से लेके 100 के बीच में अभाज्य संख्या क्या होता है, 25 होता है। लेकिन इस 25 में जो है आपका 2 भी आ जाता है, 3 भी आ जाता है, 5 भी आ जाता है, 7 भी आ जाता है। ठीक है, और तो ये सब भी आ जाता है, 2, 3, 5, 7 भी आ जाता है। तो 2 आपका 2 से विभाज्य है, तो इसको नहीं लेंगे। 3 आपका विभाज्य है, 3 से नहीं लेंगे। 5 भी 5 से विभाज्य नहीं लेंगे। 7 भी आपका 7 से विभाज्य नहीं लेंगे। 9 को तो पहले ही छोड़ दिए क्योंकि अभाज्य संख्या में 9 आता नहीं है। तो 25 में से माइनस कर देंगे 4। ठीक है, तो ये क्या बचा, 21 बचा। 21 संख्या होगा जो कि आपका 2, 3, 5, 7, 9 से विभाज्य नहीं होगा। लेकिन एक जो यहाँ बचा हुआ है, ठीक है, एक आपका अभाज्य संख्या में नहीं आता है। ठीक है, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो ये भी आपका ऐड हो जाएगा। तो 21 एक कितना हो जाएगा, 22 संख्या ऐसा होगा जो कि आपका 2, 3, 5, 7, 9 से विभाज्य नहीं होगा। मान लीजिए P और K दोनों अभाज्य संख्याएं इस प्रकार है कि पी स्क्वायर प्लस के भी एक अभाज्य संख्या है जो 30 से कम है। के संभव मानों की संख्या क्या है। मान लीजिए P और Q K जो है दोनों अभाज्य संख्या है। ठीक है, P और K जो है दोनों अभाज्य संख्या है, और P स्क्वायर प्लस के भी क्या है आपका अभाज्य संख्या है। ठीक है, P स्क्वायर प्लस के जो है ये भी क्या है आपका अभाज्य संख्या है, लेकिन जो क्या है 30 से कम है। ठीक है, जो क्या है 30 से कम है। ठीक है, तो 30 से कम ये P स्क्वायर के का जो मान आ रहा है वो 30 से कम कोई अभाज्य संख्या है। 30 से कम कोई अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकता है, 29 हो सकता है, या फिर 29 हो सकता है, 23 हो सकता है, फिर 19 हो सकता है। तो ये सब हो सकता है। ठीक है, तो के संभव मानों की संख्या क्या है। ठीक है, तो आपका P और K भी क्या है अभाज्य संख्या। तो अगर हम P के जगह पे दो का स्क्वायर रखते हैं, ठीक है, P की जगह पे 2 रखे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 4, 3, 7 हो गया। ठीक है, ये क्या आ रहा है 7 जो कि अभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर रखते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, 3 हो गया। 5 अगर रखते हैं तो 4, 5, 9 हो जाएगा जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। तो 5 नहीं रखेंगे, 7, 7 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11 जो कि अभाज्य संख्या है। फिर 2 का स्क्वायर रखते हैं प्लस 11, 4, 15 हो जाएगा, नहीं रखेंगे। 11 के बाद 13 होता है, 13, 4, 17 ये हो जाएगा, 13, 4, 17 हो गया अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। फिर 2 का स्क्वायर 13 रखे, 17 अगर रखते हैं तो 17, 4, 21 हो जाता है, नहीं होगा अभाज्य संख्या। 19 रखते हैं तो 19, 4, 23 होता है। ठीक है, ये आपका अभाज्य संख्या है 23। फिर अगर 2 का स्क्वायर रखते हैं 19 के बाद कौन सा हो जाएगा 23, 23, 4, 27 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद फिर 23 के बाद तो 29 ही होगा, जिसको 29, 4, 33 हो जाएगा, लेकिन वो 30 से बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो अब 2 का स्क्वायर नहीं आएगा। 3 का स्क्वायर रख के चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर रखेंगे तो 3 तिया 9 और 2 11 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका अभाज्य संख्या है। 3 का स्क्वायर आगे अगर रखते हैं तो 9, 7, 16 होगा जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। 9 और 13, 22 हो जाएगा जो कि अभाज्य संख्या नहीं है।
9 और बाय 19, ये 9 19 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर नहीं रखाएगा, 5 का, एक सेकंड, नहीं रखे हैं, 5 नहीं आएगा। अगर हम 3 का स्क्वायर रख लिए, 5 का स्क्वायर रखते हैं, 25 हो जाएगा, 25 3 28 हो जाएगा, या 25 2 27 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर भी नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे 7 का स्क्वायर तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 30 तक ही जाना है। ठीक है, तो कितना मान हो गया, 1 2 3 4 5 मान संभव। ठीक है, एस योग एस बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जहां एक्स वाई और जेड अलग अलग अभाज्य संख्याएं है, इनमें से प्रत्येक 10 से कम है। ठीक है, एक्स वाई जेड जो है वो क्या है, 10 से कम अभाज्य संख्या, यानी 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 7 हो सकता है, यही तीनों चारों में से कोई 3 है, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है एक्स का इकाई अंक 0 हो सकता है, एक्स का इकाई अंक 0 हो सकता है। तो देख लेते हैं एस का मान क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एस का किसको किसको जोड़ के 0 आ सकता है, तो 5 2 7 जोड़ 3, तो ये कितना आ जाएगा, 10, तो ये 0 आ सकता है। ठीक है, तो ये वाला सही होगा। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, एस का इकाई अंक 9 हो सकता है, 9 किसको जोड़ के आएगा, 5 3 8 2 10, नहीं आएगा, 7 5 12 3 15, नहीं आएगा, 7 7 2 9 3 12, नहीं आएगा। ठीक है, तो 9 आपका नहीं आएगा इकाई अंक, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो एस का इकाई अंक 5 हो सकता है, 5 हो सकता है, हाँ, 7 जोड़ 5 3, 7 5 12 3 15, 15 में से इकाई अंक क्या हो गया, 5, यानी कि तीसरा भी सही है। तो ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, 1 और 3, यानी कि ऑप्शन सी। अभाज्य संख्या p और भाज्य संख्या c के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। p क्या है आपका, अभाज्य संख्या, c क्या है आपका, भाज्य संख्या। तो p आपका अभाज्य है और c भाज्य है, तो बोल रहा है p प्लस सी बटे p माइनस सी सम हो सकता है। चेक कर लेते हैं, अगर हम p अभाज्य संख्या है, p को मान लेते हैं 2 और c को मान लेते हैं भाज्य संख्या है 4, तो 4 2 8 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, सॉरी 4 2 6 हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे 2 माइनस 4, यानी कि -2, ये कितना हो गया, -3 हो गया, सॉरी सॉरी, हाँ, तो ये आपका सम हो सकता है, सम पूछ रहा है ना, तो कुछ और ले लेते हैं, विषम आ गया। ठीक है, एक सेकंड, सम ले लेते हैं। अगर हम सम चेक कर ले रहे हैं, यहाँ पे अभाज्य संख्या 3 ले लेते हैं, ये 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो 6 3 9 हो गया। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 3 माइनस 6, यहाँ भी तो विषम ही आ जाएगा। ठीक है, -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, जो कि विषम हो जाएगा। ठीक है, तो सम आपको लाना है, सम हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सोचना है। अगर हम एक और देखते हैं, 2 और 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 और 6 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 2 8, और नीचे हो जाएगा 2 माइनस 6, यानी -4, इसको कटाएंगे तो -2, तो -2 क्या है आपका, सम संख्या है, तो ये सम संख्या हो सकता है। ठीक है, होगा नहीं, हो सकता है, इसका मतलब ये सही है। 2p प्लस सी विषम हो सकता है, 2p प्लस सी, हाँ हो सकता है। अगर हम p के जगह पे p अभाज्य संख्या है तो 5 ले लेते हैं, तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और c के जगह पे ले लेते हैं 15। ठीक है, 15 10 क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 15 25 हो गया। 25 क्या है आपका, विषम संख्या है, तो विषम संख्या हो सकता है। ठीक है, होगा हमेशा नहीं होगा, हो सकता है।
पी सी विषम हो सकता है। चेक कर लेते हैं। पी आपका क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या, यानी ले लेते हैं 5, ठीक है। और सी आपका भाज्य संख्या होना चाहिए, यानी 15 ले लेते हैं। 15 पचे 75, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, विषम संख्या हो सकता है। तो हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। 502 का स्क्वायर और 513 के स्क्वायर के बीच कितनी गैर प्राकृतिक संख्याएं है, ठीक है। तो गैर प्राकृतिक संख्या, गैर वर्ग प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो इसके बीच में वर्ग प्राकृतिक संख्या जो होगा वो क्या होगा, 503 का स्क्वायर होगा, 504 का, 505 का, लेके 512 तक का, ठीक है। कितना से कितना तक का, 512 तक का होगा, ठीक है। इतना और इतना के बीच में बोला जा रहा है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, 502 का स्क्वायर, ठीक है, 503 का स्क्वायर, फिर 504 का स्क्वायर, यहां से लेके कहां तक होगा, 513 का स्क्वायर तक, ठीक है। तो इसके बीच में आपका कितना संख्या होगा, इसके बीच में कितना संख्या होगा, इसी के बीच में पूछा जा रहा है ना, कितना गैर प्राकृतिक संख्या है। तो पहले हम गैर वर्ग प्राकृतिक संख्या, तो पहले हम वर्ग वाला निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो 503 का जो वर्ग आएगा, ठीक है, तो वो संख्या होगा पूर्ण वर्ग। 504 का जो 504 का स्क्वायर जो आएगा वो होगा पूर्ण वर्ग, ठीक है। तो इसके बीच में कितना संख्या है, टोटल 10 संख्या है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 संख्या हो जाएगा। 513 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 11 में से फिर 1 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 10 संख्या हो गया, ठीक है। 10 संख्या है जो क्या है आपका, पूर्ण वर्ग है, ठीक है। ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण, सॉरी, पूर्ण वर्ग है, ठीक है। 10 पूर्ण वर्ग है इसके इसके बीच में। अगर हम इसके इसके बीच में टोटल कितना संख्या है वो निकाल लें, तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, 513 का स्क्वायर माइनस 502 का स्क्वायर, इसके इसके बीच में बोला जा रहा है, ठीक है। इसके इसके बीच में बोला जा रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा हमको, -1 करना होगा, ठीक है। तो -1 करेंगे तो 513 का स्क्वायर 502 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए माइनस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 गुने ए प्लस बी करेंगे तो 1014, सॉरी 12 3 15, 1015 होगा, 1015 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या था, -1, इसको गुना करेंगे तो 11 पचे 55, 55 में से 1 माइनस कर देंगे, 55 में से 5 होगा तो 1 माइनस होगा, यानी 4 लिख दे रहे हैं। 11 का 11, 5 16, 6 बाकी रहा 1, 11 का 11, यानी कि इससे इसके इसके बीच में टोटल कितना संख्या है, 1164, ठीक है। उसके बीच में आपका पूर्ण वर्ग संख्या कितना है, 10, ठीक है। तो कितना गैर वर्ग प्राकृतिक संख्या होगा, तो इसमें से क्या करेंगे, -10 कर देंगे, ठीक है। 11,164 टोटल संख्या है, ठीक है। इसके इसके बीच में, इसके इसके बीच में टोटल कितना संख्या है, 11,164 है। उसमें उसके बीच में 10 जो है आपका गैर वर्ग प्राकृतिक संख्या है, जिसको माइनस करने के बाद 11,154 संख्या जो होगा वो क्या होगा, गैर वर्ग प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। सकारात्मक पूर्णांक के कितने जोड़े समीकरण, सकारात्मक पूर्णांक के कितने जोड़े m n समीकरण एम स्क्वायर प्लस 105 बराबर n स्क्वायर को संतुष्ट करता है, ठीक है। एम स्क्वायर प्लस 105 बराबर क्या है, n स्क्वायर है, ठीक है। तो m और n का कितना जोड़ा, m और n का कितना मान संभव है जो कि इस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा, आपको सॉल्व करना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एम स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा 105। ठीक है, एम स्क्वायर को उधर ले गए। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एन माइनस एम। ठीक है, और ये हो जाएगा एन प्लस एम इक्वल टू 105। ठीक है, तो 105 को हम लोग कैसे कैसे तोड़ेंगे जिससे कि दो संख्या के गुणनफल के रूप में आ जाए। ठीक है, और n माइनस m जो होगा वो क्या होगा, छोड़ जैसे 105 को हम लोग तोड़ सकते हैं एक गुना 105 में। ठीक है, तो 100 ये एक का एक होगा और एक का दूसरा होगा। ठीक है, तो यानी कि 1 होगा इसका, क्योंकि n माइनस m है ना, तो n माइनस m क्या होगा, छोटा होगा, और n प्लस m जो होगा वो क्या होगा 105 बड़ा होगा। ठीक है, दूसरा कैसे तोड़ सकते हैं, n माइनस एम का ये वैल्यू है और n प्लस एम का ये वैल्यू है। ठीक है, दूसरा ये 3 से भी, हाँ 3 से कटेगा तो 3 गुने कितना, 3 तिया 9, 3 पचे 15। ठीक है, 35 तिया 4 से नहीं होगा, 5 से अगर इसको करेंगे तो 5 दूनी 10, 21 पंचे 105। ठीक है, 6 से फिर ये नहीं होगा, 7 से होगा। ठीक है, 7 गुने 15, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। ठीक है, 11 से भी नहीं, 12 से नहीं, 13 से भी नहीं, 14 से नहीं होगा, फिर 15 ही आ गया, उल्टा ही हो गया। ठीक है, तो n माइनस एम का वैल्यू एक आ गया, 1, 3, 5 और 7। ठीक है, तो अब n माइनस एम आ गया एक, तो और n प्लस एम आ गया 105। ठीक है, तो यहाँ से एक वैल्यू आएगा n और m का, यहाँ से दूसरा आएगा, यहाँ से तीसरा आएगा, यहाँ से चौथा आएगा, यानी कि n और m का कितना वैल्यू आएगा, टोटल 4 वैल्यू आएगा। ठीक है, अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। एक में अगर n माइनस m जो है वो क्या है, एक है, और n प्लस m जो है कितना है 105 है। ठीक है, तो n अगर निकालना है, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो 106 का आधा क्या हो जाएगा, 50 3 53 हो जाएगा, और एक m निकालना है। ठीक है, तो दोनों को माइनस करके आधा कर देंगे, तो 105 में से एक गया, 104 का आधा कितना हो जाएगा, 50 2 52। ठीक है, तो इसको रख के आप चेक कर सकते हैं, यही आएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह से सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए n इस प्रकार का एक धनात्मक पूर्णांक है कि n स्क्वायर प्लस 48 एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, n स्क्वायर 48 जो आ रहा है वो संख्या क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार n की क्या है, n की संख्या क्या है। ठीक है, और n क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, n क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो n स्क्वायर प्लस 48 जो है आपका क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग क्या हो सकता है, या तो 4 होगा, 4 जो कि 2 के स्क्वायर के फॉर्म में रहता है, 16 जो कि 4 के स्क्वायर के फॉर्म में रहता है, 9 ठीक है जो कि 3 के स्क्वायर के फॉर्म में रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर 25 जो कि 5 के स्क्वायर के फॉर्म में रहता है, यानी पूर्ण वर्ग जो होगा वो पावर 2 के स्क्वायर के रूप में रहेगा। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं पता है तो हम मान लेते हैं एम स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, एम स्क्वायर के फॉर्म में इसको मान लिए। अब ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एन स्क्वायर उधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर क्या हो गया 48। ठीक है, ये 48 आ गया। अब इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, यानी एम माइनस एन, और इंटू क्या हो जाएगा एम प्लस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 48। अब 48 को तोड़ेंगे तो पहला एक गुने 48 तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा एक, एम माइनस एन का एक और एम प्लस एन का 48। ठीक है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये होगा कि m माइनस एन क्या है, m और n क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो n का जो वैल्यू आना चाहिए वो पूर्णांक आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखते हैं m माइनस एन और m प्लस एन से m का वैल्यू निकाल के n का ही निकालते हैं, तो n का निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस में n है यानी n छोटा है, तो 48 में से एक गया 47। ठीक है, 47 अगर आ रहा है, 47/2 करेंगे
ठीक है, तो वो पूरा पूरी नहीं कटेगा, पॉइंट में आ जाएगा, इसका मतलब ये वाला नहीं लेंगे। ठीक है, ये वाला नहीं लेंगे। अगर देखना चाहते हैं, जैसे हम लिए थे m माइनस एन लिए थे कितना, एक, और m प्लस एन लिए थे कितना, 48 ही ना लिए थे। तो यहाँ से अगर हम m का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो m बड़ा है, ठीक है, बड़े में से छोटे को माइनस करके 1 आ रहा है। ठीक है, तो m बड़ा है तो इसका निकालेंगे तो 48 एक 49/2 आएगा, जो कि पॉइंट में आएगा आपका। ठीक है, 24.5। ठीक है, और n अगर निकालने जाएंगे हम n, तो 48 में से एक गया, 47 बटे कितना हो जाएगा, 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 23.5। लेकिन आपका n क्या बोला जा रहा है, यहाँ धनात्मक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या होना चाहिए, ना कि पॉइंट वाला, इसीलिए हम ये नहीं लिए। ठीक है, अब दूसरा इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से तोड़ सकते हैं, 2 गुने 24, यहाँ से निकालेंगे तो n का मान निकालेंगे, 24 - 2 होगा, यानी 22, 22/2 11 आ जाएगा n का मान। दूसरा 3 से अगर रखते हैं तो फिर 16 में से 3 जाएगा 13। ठीक है, 13/2 होगा, जो कि पूर्ण संख्या नहीं आएगा। ठीक है, 3 नहीं रख सकते हैं, फिर 4 अगर रखते हैं तो 12 चौके 48 होगा। ठीक है, और 12 में से 4 गया 8, 8/2 करेंगे तो 4 आएगा n का मान। ठीक है, 4 इसको फिर 6 गुने 8, यानी 8 में से 6 गया 2/2, यानी n का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कितना मान संभव है, 1, 2, 3 मान संभव है। ठीक है, तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या में अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है। ठीक है, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव शांत किस में होगा, जिसमें कि 1/2 होगा, 2 पर पावर n होगा, या 1/5 पर पावर n होगा, या 1/2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n होगा। ठीक है, तो इस टाइप में आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, शांत हो जाएगा। तो देखो इसमें भी 2 है, तो ये वाला आपका शांत हो जाएगा, इसमें भी 2 ही है, ये वाला भी शांत हो जाएगा। इसमें भी 50 है, तो 25 दूनी 50 है, 5 है और 2 है। ठीक है, 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 का स्क्वायर, 50 25 दूनी 50, लेकिन इसमें 2 तिया 6 आ जा रहा है। ठीक है, 2 गुने 3 आ जा रहा है, तो ये क्या कर देगा, आपका अशांत और पुनरावृत्ति कर देगा, ऑप्शन डी। 5,16,372 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच अंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो स्थानीय मान जो निकालते हैं तो 6 है, कहाँ है 6, यहाँ है। तो 6 के बाद देखो, तो स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना डिजिट है उतना जीरो, कितना डिजिट है, 3 जीरो, यानी कि 3 जीरो। और जातीय मान जो होता है, 6 का जातीय मान 6 ही होगा। ठीक है, 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 ही, और इसी दोनों का अंतर, तो -6 हो जाएगा। तो 6,000 में से 6 माइनस करेंगे तो 5,994 हो जाएगा। संख्या इतना में 5 का स्थानीय मान क्या है। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान निकालना, यहाँ है 5, 5 लिख देंगे। ठीक है, एक तो ये भी तरीका है कि कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 जीरो दे दें, या इसको गुना कर दें 10 पर पावर 7 से। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा,